हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और स्टोरी के साथ, जिसका नाम है थाक मैनीटर। ये जिम कॉर्बेट साहब की स्टोरी है। आप में से कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि मैं इसे करूँ, तो मैंने कोशिश की है और आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आए। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये सितंबर 1938 की बात है। मैं नैनीताल में था और मुझे वहीं पर सूचना मिली कि कोट किंदरी गांव में एक 12 साल की लड़की को किसी जानवर ने मार डाला है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत डोनाल्ड स्टीवर्ट के ज़रिए जो रिपोर्ट मुझ तक पहुंची थी, उसमें घटना के बारे में कोई तफसीली जानकारी नहीं दी गई थी और मैं तब तक इस घटना के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था जब तक कि मैं खुद घटनास्थल पर नहीं पहुंच गया। वहां जाकर मुझे पता चला कि वो लड़की गांव के खेतों के पास मौजूद एक आम के पेड़ के नीचे आंधी की वजह से गिरे हुए आम बीनने के लिए गई थी कि तभी अचानक बराबर के जंगलों से एक बाघ बाहर आया और उसने उस लड़की पर झपट्टा मारा। और इससे पहले कि आसपास खेतों पर काम कर रहे लोग कुछ कर पाते, बाघ उस लड़की को अपने जबड़ों में दबाकर जंगल में गायब हो गया। ये देखकर गांव वालों पर इतनी दहशत छा गई कि ना तो वो बाघ के पीछे जाने की हिम्मत जुटा पाए और ना ही उन्होंने लड़की को तलाश करने की कोई कोशिश की। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही घटनास्थल से खून के निशान और घसीटे जाने की लकीर मिट चुकी थी। इसीलिए मुझे ये पता लगाना कि बाघ लड़की की लाश किस दिशा में लेकर गया है पूरी तरह असंभव था। कोट किंदरी गांव थाक गांव के पश्चिम में 3 मील की दूरी पर आबाद था और इसके दक्षिण पश्चिम में चूका गांव है। इसी कोट किंदरी और थाक गांव के बीच मैंने अप्रैल के महीने में चूका के आदमखोर को गोली मारी थी। चूका गांव से थाक गांव की दूरी तकरीबन 3 मील है। खैर, फिर कोट किंदरी गांव से मैं वापस लौट आया। 1938 की तेज़ गर्मी का महीना चल रहा था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल में कटाई के लिए पेड़ों पर मार्किंग का काम ठेकेदारों से करवा रहा था। ठेकेदार चाहते थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके आदमियों की सुरक्षा का इंतज़ाम करे, क्योंकि अगर एक भी मज़दूर जंगल में किसी जानवर के हमले में मारा जाता तो बाकी सारे मज़दूर काम करने से इनकार कर देते। इस संबंध में डोनाल्ड स्टीवर्ट ने लड़की के मारे जाने की सूचना के फ़ौरन बाद मुझे एक दूसरा पत्र लिखा। ये पत्र मिलने के बाद मैंने कोट किंदरी जाने का फ़ैसला किया, लेकिन मेरा ये फ़ैसला ठेकेदारों की सुरक्षा करने से ज़्यादा इसलिए था कि वहाँ के आम निवासियों को आदमखोर टाइग्रेस से छुटकारा दिलाया जाए। कोट किंदरी गांव जाने के लिए पहले हमें नैनीताल से ट्रेन के ज़रिए टनकपुर पहुंचना था और वहां से पैदल काला डूंगी से चूका होते हुए कोट किंदरी पहुंचना था। इस रास्ते से जाने पर मुझे 100 मील की लगभग कम यात्रा करनी पड़ती, मगर मुझे उत्तरी भारत में सबसे ख़तरनाक मलेरिया बेल्ट से गुजरना पड़ता। उस समय इन इलाकों में बहुत घातक मलेरिया फैला हुआ था। मैंने मलेरिया से बचने के लिए पहाड़ी रास्ते से मनोला पहुंचने और वहां से एक शेयरिंग रोड से होते हुए कोट किंदरी गांव पहुंचने का फैसला किया। ये रोड कोट किंदरी के ऊपर रिज पर जाकर ख़त्म हो जाती थी। अभी मैं अपने सफ़र की तैयारियां कर ही रहा था कि नैनीताल में एक और रिपोर्ट पहुंची। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सेम गांव, जो कि लाधिया नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है और ये चूका गांव से करीब आधा मील दूर है, यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को आदमखोर टाइग्रेस ने अपने मुंह का निवाला बना लिया था और ये औरत सैम गांव के मुखिया की माँ थी। ये बदनसीब औरत 2 पहाड़ी खेतों के बीच मौजूद एक चट्टान पर झाड़ियाँ काटते समय मारी गई थी। उसने खेत के किनारे से काम करना शुरू किया था और लगभग 1 यार्ड तक की झाड़ियाँ काट चुकी थी कि तभी ऊपर वाले खेत से अचानक एक टाइगर ने उस पर छलांग लगा दी। हमला इतनी अचानक हुआ था कि उस बूढ़ी औरत को सिर्फ एक बार चीखने का मौका ही मिल पाया और ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी चीख थी।
आदमखोर उसको मारने के बाद एक 12 फीट ऊंची चढ़ाई चढ़कर एक खुली जगह से होता हुआ घने जंगल में गायब हो गया। घटना के वक्त उस औरत का बेटा, जिसकी उम्र 20 साल थी, वो कुछ दूर ही खेत में काम कर रहा था। उसने सारी घटना अपनी आंखों से देखी, लेकिन वो इतना डर गया कि अपनी जगह से हिल भी ना सका। टाइगर के जंगल में चले जाने के बाद लड़के ने यह सारी घटना की जानकारी अपने बड़े भाई यानी गांव के मुखिया को भिजवाई। मुखिया उस समय गांव से बाहर कहीं गया हुआ था। जैसे ही उसे यह सूचना मिली, वो फ़ौरन गांव के लिए चल पड़ा और घटना के 2 दिन बाद सैम पहुंच गया। गांव पहुंचकर उसने 80 आदमी जमा किए और अपनी मां की खोजबीन में निकल पड़ा। आदमखोर उस औरत को लेकर जिस दिशा में गया था, उसी दिशा में आगे बढ़ने पर उसे कुछ दूर कुछ कपड़े और हड्डियों के टुकड़े मिले। ये कपड़ों के चीथड़े उसकी मां के कपड़ों के थे। ये घटना आदमखोर ने दोपहर 2 बजे अंजाम दी थी। उस वक्त धूप बहुत तेज़ थी और आदमखोर ने उस औरत को उसकी झोपड़ी से बस 60 गज की दूरी पर ले जाकर अपना पेट भरा था। खूब पेट भर लेने के बाद वो वहाँ से चलती बनी। इस दूसरी घटना की रिपोर्ट नैनीताल आने के बाद मिस्टर एबर्टसन, जो अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर थे, उनको मिली। उन्हें उस समय तिब्बत बॉर्डर पर जाना था, क्योंकि वहाँ अस्कोर में एक ज़मीनी झगड़ा चल रहा था और उन्हें वहाँ मीटिंग में शामिल होना था। मगर आदमखोर की सूचना मिलने के बाद उन्होंने अपने प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव कर दिया और सीधे बागेश्वर से होते हुए तिब्बत की तरफ ना जाकर सैम गांव होते हुए वहां से अस्कोर जाने का निर्णय किया। मैं भी उनके साथ जाने वाला था। हमने जो रास्ता चुना, उससे जाने पर हमें काफ़ी ज़्यादा पहाड़ियों पर चढ़ाई करनी थी और पूरा रास्ता काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ था। हमें घाटियों और पहाड़ियों को पैदल चलकर पार करना था। ये रास्ता नगौर घाटी से होकर गुजरता था। मैंने ये सारी जानकारियाँ और अपने प्लान के बारे में एबर्टसन को बता दिया था। 12 अक्टूबर को एबर्टसन नैनीताल से निकले और इसके अगले दिन चौगलिया में मैं उनके साथ शामिल हो गया। फिर हम सब साथ साथ सैम की तरफ रवाना हो गए। नंगौर की तरफ बढ़ते हुए हमने नंगौर और लाघिया के बीच पड़ने वाली एक बड़ी वाटर बॉडी को पार किया। इसके बाद एक नदी के किनारे किनारे चलते हुए आगे बढ़े। रास्ते में हमने नदी से कुछ मछलियां मारने को सोचा और उस दिन हमने अपनी हल्की ट्राउट छड़ों की मदद से 120 मछलियां मार लीं, जो कि किसी और दिन को देखते हुए बहुत ज़्यादा थीं। 5वें दिन हम लोग दुर्गा पीपल पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर हमने नदी का किनारा छोड़ दिया और एक बहुत मुश्किल चढ़ाई चढ़ने के बाद वहीं पास में मौजूद एक पहाड़ी तालाब के पास रात गुजारने के लिए डेरा डाल दिया। अगली सुबह हम जल्दी सोकर उठे और आगे का सफ़र शुरू किया और पूरे दिन चलने के बाद हम चलती के इलाके को क्रॉस करने के 12 मील बाद लाधिया नदी के बाएं किनारे पर पहुंच गए। लाधिया पहुंचकर हमने आराम करने का फ़ैसला किया और अपने कैंप वगैरह लगवा दिए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि इस साल मानसून जल्दी ही लौट गया था और इस पहाड़ी नदी में पानी का स्तर ज़्यादा नहीं था। रास्ते में पड़ने वाली रुकावटों की वजह से हमें कभी नदी क्रॉस करके दूसरे किनारे की तरफ जाना पड़ता था और कभी वापस इस किनारे पर आना पड़ता। इसी बीच हमारा कुक, जो मात्र 5 फीट लंबा था, उसके पांव नदी के तेज़ बहाव में उखड़ गए और वो पानी में बहने लगा। वो तो भला हो हमारे कुली का, जो हमारे दोपहर की खाने की टोकरी उठाया था, कि उसने समय रहते उसे पकड़ लिया और कुक पानी से भरी कब्र में दफन होने से बच गया। चौगलिया से निकलने के 10 दिन बाद हम सेम गांव पहुंच गए। यहां पहुंचकर हमने एक सुनसान पड़े मैदान में अपने कैंप लगा दिए। इस मैदान से वो झोपड़ी 200 गज दूर थी जिसके पास वो बूढ़ी औरत मारी गई थी, और यहाँ से लाधिया और शारदा नदियों का संगम 100 गज की दूरी पर था। यहाँ पर हमारी मुलाकात गिल वाडल नाम के एक पुलिस ऑफिसर के साथ हुई। उन्होंने भी कई दिनों से सेम में डेरा जमा रखा था और आदमखोर को मारने की कोशिशें कर कर के थक चुके थे, लेकिन आदमखोर उनके हत्थे नहीं चढ़ा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर मैकडोनाल्ड ने उनके लिए एक भैंस भी चारे के तौर पर बंधवाई थी।
मेरे वहाँ पहुँचने के बाद मैकडोनाल्ड ने वो भैंस बड़ी ही विनम्रता के साथ मेरे हवाले कर दी। गिलवाडल ने हमें बताया कि आदमखोर भैंस के पास कई बार आया, मगर उसने भैंस पर हमला नहीं किया, जैसे उसे भैंस में कोई दिलचस्पी ही ना हो। हमारे सैम पहुंचने के अगले दिन जब एबर्टसन आसपास के गांव के पटवारियों, फॉरेस्ट गार्ड और मुखिया से जानकारियां ले रहे थे, तो मैं आदमखोर के पगमार्ग तलाश करने के लिए निकल पड़ा। हमारे कैंप और नदियों के संगम की जगह पर और लादिया के किनारों पर रेत की लंबी पट्टी बिछी हुई थी, और इसी रेत की पट्टी पर मुझे एक टाइग्रेस और एक जवान नर टाइगर के पगमार्ग दिखाई दिए। हो सकता था कि ये उन शावकों में से एक हो जिन्हें मैंने अप्रैल में चूका मैनीटर को मारते वक्त देखा था। रेत पर बहुत ज़्यादा पगमार्ग बने हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि पिछले कुछ दिनों के बीच उसने कई बार लादिया नदी पार की थी, और पिछली रात भी वो हमारे कैंप के पास वाली रेत की पट्टी से गुजरी थी। ये वही बाघिन थी जिस पर गांव वालों को आदमखोर होने का शक था, और इसकी वजह यह थी कि मुखिया की मां की हत्या होने के बाद से ये बाघिन कई बार सैम गांव का चक्कर लगा चुकी थी। मेरा ख्याल भी यही था। बाघिन के पगमार्ग का गौर से जायज़ा लेने पर पता चला कि वो एक जवान और औसत कदकाठी की टाइग्रेस है, और इस उम्र में वह आदमखोर क्यों बन गई, मेरे सामने ये एक प्रश्न था। इसके पीछे एक ही कारण हो सकता था, वो ये कि अप्रैल के महीने में मैं जब चूका मैनीटर को मारने की मुहिम में लगा हुआ था, तो हो सकता है कि ये टाइग्रेस उसके साथ जुड़ी हुई हो, और इसने भी चूका मैनीटर के द्वारा मारे गए इंसानों के मांस का स्वाद चखा हो। और फिर जब चूका का आदमखोर मारा गया, इसके बाद ये खुद इंसानों का शिकार करने लगी। हालांकि ये मेरा सिर्फ अनुमान था, और बाद में यह गलत भी साबित हुआ। नैनीताल से निकलने से पहले मैंने टनकपुर के तहसीलदार को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें मैंने लिखा था कि वो मेरे लिए 4 जवान भैंसें खरीद कर सैम गांव भिजवा दें। तो तहसीलदार ने वक्त पर भैंसें भेज दी, मगर उन 4 भैंसों में से एक भैंस सैम गांव पहुंचने के दौरान रास्ते में मर गई। 24 तारीख को बाकी भैंसें मेरे पास पहुंच गईं। अभी भी हमारे पास 4 भैंस थीं, क्योंकि एक भैंस हमें डोनाल्ड ने दी थी। हमने चारों भैंसों को उसी शाम अलग अलग जगहों पर बंधवा दिया। अगली सुबह मैं उन चारों भैंसों को देखने के लिए निकला, तो चूका गांव के लोग इकट्ठा होकर हमारा हौसला बढ़ा रहे थे। गांव के खेतों की हाल ही में जुताई हुई थी, और दूर दूर तक खेतों से झाड़ झंकाड़ काट दिए गए थे। पिछली रात आदमखोर बाघिन वहाँ 3 परिवार जो अपने मवेशियों के साथ खेतों में सो रहे थे, उनके पास से गुजरी थी। उन परिवारों की खुशकिस्मती से उनके मवेशियों ने उसे देख लिया और चीख पुकार मचाकर अपने अपने मालिकों को होशियार कर दिया। उस रात बाघिन ने कई बार हमला करने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। फिर वो खेतों से निकलकर कोट किंदरी की तरफ जाने वाले रास्ते पर चली गई। इसी रास्ते पर हमने 2 भैंसें बांध रखी थीं, मगर उसने उन भैंसों को छुआ भी नहीं, और उनके पास से गुजरते हुए जंगल में गायब हो गई। अब चारों भैंसों को देखने के बाद, जो कि सही सलामत थे, मैं सैम गांव वापस लौट आया। सैम पहुंचने पर पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और ग्रामीणों ने आकर मुझे घेर लिया और कहने लगे कि मेरा भैंसों को बांधना समय की बर्बादी है, क्योंकि उनके हिसाब से आदमखोर को भैंसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उन्हें नहीं मारेगा। इसका कारण उन्होंने ये बताया कि इस तरीके का इस्तेमाल करके आदमखोर को गोली मारने की कोशिश पहले भी कई बार की जा चुकी है, मगर हर बार नाकामी हाथ लगी। और दूसरी वजह यह है कि अगर उसे भैंस ही खाना होता तो यहाँ जंगलों में कई चारागाह हैं, वो वहाँ से आसानी के साथ भैंस मार सकती थी। हालांकि उनकी इस सलाह के बाद भी मैंने भैंसों को बंधा रहने दिया। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। बाघिन भैंसों के पास तक आ रही थी, मगर उसने उनमें से किसी को छुआ तक ना था। अब 27 तारीख की सुबह जब हम अपना नाश्ता कर रहे थे कि तभी था गांव के मुखिया का भाई तिवारी और उसके साथ कुछ लोग हमसे मिलने आए, और उन्होंने हमें बताया कि गांव का एक और आदमी गायब है। उन्होंने बताया वह आदमी पिछले दिन दोपहर के समय घर से निकला था
और ये कहकर गया था कि वो अपने मवेशियों को देखने जा रहा है ताकि उसके मवेशी गांव से निकलकर जंगल में ना चले जाएं, और फिर वो वापस नहीं लौटा। गांव वालों को डर था कि कहीं उसे भी तो आदमखोर ने नहीं मार डाला है। ये सुनकर हम फौरन थाक गांव जाने की तैयारी करने लगे। जल्दी ही हमने अपनी सारी तैयारी कर ली और अपना ज़रूरी सामान लेकर हम और एबर्टसन तिवारी के साथ थाक गांव की तरफ चल दिए। सैम से थाक गांव की दूरी केवल 2 मील थी, लेकिन पूरे रास्ते हमें चढ़ाई करनी थी, और क्योंकि हम जल्दी से जल्दी थाक पहुंचना चाहते थे तो हम तेज़ी से चलते हुए हाँफते काँपते पसीने में भीगे हुए किसी तरह थाक गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गए। फिर जैसे ही हम झाड़ झंकार से ढकी गांव की समतल ज़मीन पर पहुँचे, वहाँ पर हमने एक औरत को ज़ोर ज़ोर से रोते हुए देखा। किसी अपने के अचानक गुजर जाने पर भारतीय औरतें किस तरह गम मनाती हैं, इसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। गांव से जब हम बाहर उस तरफ आए जिस तरफ आदमखोर ने उस आदमी पर हमला किया था, तो देखा वहाँ पर कुछ शोक मनाती औरतें, मरने वाले की पत्नी, कुछ बच्चे और 10-15 आदमी खेतों के किनारे पर खड़े मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। इन लोगों ने हमें बताया कि इन्होंने पहाड़ी के ऊपर बने हुए अपने घरों से, जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से कोई 30 गज दूर, एक झाड़ियों से भरे खेत में कोई सफ़ेद रंग की चीज़ देखी थी जो गायब होने वाले आदमी के कपड़ों की तरह लग रही थी। ये जानकारी मिलते ही एबर्टसन तिवारी के साथ उस खेत की तरफ चल दिए, और एबर्टसन की पत्नी जो कि हमारे साथ यहाँ आई थीं, वो उस आदमी की पत्नी और दूसरी औरतों को दिलासा देकर गांव की तरफ ले गईं। उस खेत में बरसों से बुआई नहीं हुई थी, इसीलिए ये खेत गुलदाउदी की झाड़ियों से भरा पड़ा था। हम काफ़ी मुश्किल से झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए उस जगह पहुँचे जहाँ वो सफ़ेद कपड़े पड़े थे। उन कपड़ों को पहचानने में तिवारी को कोई परेशानी नहीं हुई। ये कपड़े उसी बेचारे आदमी के थे जो गायब हुआ था। इनमें उसकी धोती और टोपी थी। घटनास्थल को देखने से मालूम हो रहा था कि मरने से पहले उस आदमी ने आदमखोर के साथ काफ़ी संघर्ष किया था, लेकिन वहाँ कहीं पर भी खून के निशान दिखाई नहीं दिए। जहाँ पर हमला हुआ था वहाँ से घसीटने के निशानों की एक लकीर दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही थी, मगर खून के निशान ना होने का मतलब यह था कि बागिन उसे एक ही जगह से पकड़े हुए लेकर गई थी, क्योंकि अगर वो अपनी पकड़ की जगह बदलती तो खून ज़रूर बहता। जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ से लगी हुई पहाड़ी के ऊपर हमसे 30 गज दूर एक घनी झाड़ियों का झुरमुट था, और उसके ऊपर जंगली बेलें लटक रही थीं। खींचे जाने के निशानों का पीछा करने से पहले हमने उनकी जांच करने का फ़ैसला किया, क्योंकि बागिन वहाँ पर हो सकती थी। अब हम बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ते हुए उन झाड़ियों तक पहुँचे और उनका मुआयना करने लगे। वहाँ पर हमें बागिन के पगमार्क नरम मिट्टी पर दिखाई दिए। ये ज़्यादा पुराने नहीं लग रहे थे। इसका मतलब ये था कि उस आदमी पर हमला करने से पहले वो इन झाड़ियों में घात लगाकर बैठी थी। इसके बाद हम सब ने उसका पीछा करके उसे गोली मारने का फ़ैसला कर लिया। मैं सबसे आगे आगे निशानों को देखते हुए चल रहा था। मेरे पीछे 1 गज दूर तिवारी जो कि निहत्थे थे वो चल रहे थे, और उनसे 1 गज पीछे बटसन दाएं बाएं देखते हुए चल रहे थे, ताकि बागिन अचानक कहीं से आकर हमारे ऊपर हमला ना कर पाए। हमारी उस समय हालत ऐसी थी कि अगर हमें बागिन के बाल भी नज़र आ जाते तो हम बग़ैर कोई जोखिम उठाए उस पर गोली चला देते। थोड़े आगे जाकर घसीटे जाने के निशान दिखना मुश्किल हो गए, क्योंकि पिछले दिन इस इलाके में पालतू पशु चरने के लिए आए थे, जिसकी वजह से निशान धूमिल पड़ गए थे। अब किसी तरह हम कुचले हुए पत्तों तिनकों के सहारे आगे बढ़ रहे थे। करीब 200 गज चलने के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर बागिन ने उस आदमी को लाकर मार डाला था, और फिर उसको वहीं पर छोड़कर चली गई, और फिर कई घंटों बाद वो लाश पर वापस लौटी और उसे चीर फाड़ डाला। बागिन अपने साथ लाश क्यों नहीं ले गई, इसका बस एक ही कारण हो सकता था कि उस आदमी के मवेशियों ने उसे अपने मालिक पर हमला करते देखकर दौड़ाया होगा, जिसकी वजह से वो लाश छोड़कर भाग गई होगी, और वहाँ से मवेशियों के जाने के बाद वो फिर लाश पर वापस आई होगी। खैर जो भी हो, उसने जहाँ
आदमी को लिटाया था वहाँ पर एक बड़ा सा खून का पूल बन गया था, और जब बाघिन ने उसे दोबारा उठाया तब तक उसके गले से खून बहना बंद हो चुका था। पहली बार उसने आदमी को गर्दन से पकड़ रखा था, जिसकी वजह से उस आदमी का शरीर ज़मीन पर घिसट रहा था और निशान छोड़ रहा था। मगर इस बार बाघिन ने लाश को कमर से पकड़कर उठाया था, जिसकी वजह से निशान नहीं बन रहे थे और उसको ट्रैक करना मुश्किल हो गया था कि वो लाश लेकर किस तरफ गई है। हालांकि वो ज़्यादा दूर नहीं गई थी और मेरे अंदाजे के हिसाब से वो वहीं कहीं आसपास की पहाड़ियों में मौजूद थी, मगर क्योंकि यहाँ घनी झाड़ियाँ थीं और बस कुछ गज दूर की चीज़ ही दिखाई पड़ रही थी, तो हमारे आगे बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई। हमने 2 घंटे में सिर्फ आधा मील की दूरी तय की थी और अब हमारे सामने वो पहाड़ी थी जिसकी घाटी में हमने 6 महीने पहले पीछा करके चूका के मैनीटर को ढेर कर दिया था। इस पहाड़ी पर चट्टान का एक ऐसा टुकड़ा था जो बाहर की तरफ छज्जे की तरह निकला हुआ था, और जिस तरफ से हम आगे बढ़ रहे थे उस तरफ से बाघिन के पश्चिम उसी चट्टान के दाहिनी तरफ जा रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया कि आदमखोर या तो चट्टान के बाहर लटकते हिस्से के नीचे लेटी है या फिर चट्टान के ऊपर आराम कर रही है। हमने और एबर्टसन ने हल्के रबर सोल के जूते पहन रखे थे और तिवारी नंगे पैर थे, तो बिना कोई आवाज़ किए हम पहाड़ी तक पहुंच गए। मैंने अपने दोनों साथियों को खामोशी से खड़े रहकर चारों तरफ नज़र रखने का संकेत दिया और ख़ुद पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और पूरी सावधानी के साथ एक एक इंच आगे बढ़ने लगा। पहाड़ी के ऊपर समतल ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था और जैसे ही मुझे उसका कुछ हिस्सा दिखाई दिया मेरा शक यकीन में बदल गया। बाघिन वहीं घास पर आराम कर रही थी। मुझे अभी 1-2 फीट और ऊपर चढ़ना था ताकि मैं ऊपर के हिस्से को अच्छी तरह देख सकूं। अब इससे पहले कि मैं सही तरह ऊपर देख पाता मुझे अपनी बाईं तरफ कुछ हलचल सुनाई दी और कुछ दूर की झाड़ियों के पास पेड़ पर बैठे बंदर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाघिन ने रात का खाना खाने के बाद बहुत ही सावधानी से अपने आराम करने की जगह चुनी थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती से वो उस वक्त जाग रही थी और जैसे ही उसने हमारे सर को ऊपर उठते देखा तो वो फ़ौरन खड़ी हो गई और पास ही उगी हुई ब्लैकबेरी की झाड़ियों में गायब हो गई। उस बंदर ने उसे देख लिया था और इसीलिए वो कॉल कर रहा था। खैर, अब हमारी तमाम सावधानियों के बाद भी हमारी सारी मेहनत आखिरी पलों में नाकाम हो चुकी थी और अब सिवाय इसके कि हम उस आदमी की लाश को तलाश करें और कुछ नहीं हो सकता था। अगर वो लाश हमें मिल जाती तो हम उस पर घात लगाकर बैठ सकते थे, क्योंकि ब्लैकबेरी के जंगल में बाघिन का पीछा करना बेकार था, वो हमारे हाथ हरगिज़ नहीं आती। लेकिन ऐसा करने से ये ज़रूर हो जाता कि वो होशियार हो जाती और ये भी हो सकता था कि वो ये इलाका छोड़कर कहीं और चली जाती। आदमखोर ने उस आदमी की लाश को उसी पहाड़ पर लाकर खाया था, मगर क्योंकि ये एक खुली जगह थी इसीलिए उसने बची हुई लाश को गिद्धों से बचाने के लिए वहाँ से हटा दिया था और उसे एक ऐसी जगह छुपा दिया था जहाँ वो आसमान से दिखाई नहीं दे रही थी। हम खून के निशानों का पीछा करते हुए चट्टानों के बीच एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ उस अभागे इंसान की लाश, या फिर मैं क्या कहूँ, हमारे सामने थी। मैं आपके सामने उस फटी नुची अस्त व्यस्त चीज़ के बारे में विस्तार से बताकर आपको परेशान करना नहीं चाहता। बस यूँ समझ लें उससे उसके इंसान होने की हर पहचान बड़ी ही बेदर्दी से छीन ली गई थी। एक आदमी जो अभी कुछ घंटों पहले 2 छोटे छोटे बच्चों का पिता था और घर का अकेला कमाने वाला था, अब इस हालत में हमारे सामने पड़ा हुआ था। उसकी विधवा पत्नी रो रही थी और बिलाशुबा अब अपनी पूरी ज़िंदगी पति के मर जाने के बाद होने वाली परेशानियों के बीच गुजारने वाली थी। मैं ऐसे मंज़र पहले भी देख चुका था और उनमें सब एक से बढ़कर एक भयानक और दिल को चीर देने वाले थे। मैं पिछले 32 सालों से मैन ईटर का शिकार कर रहा हूँ और हर मैन ईटिंग की घटना पर मैंने महसूस किया कि शिकार होने वाले को आदमखोर के पास ही छोड़ देना बेहतर है, बजाय इसके कि लाश के कटे फटे मांस के लोथड़े बरामद किए जाएं, क्योंकि जो भी उन्हें देखता है उसे वो हमेशा एक बुरे सपने की तरह याद रहते हैं और फिर वो खून के बदले खून और बदला लेने और गांव को आदमखोर के आतंक से छुटकारा दिलाने की फिराक में लग जाता है।
खैर, जिस घने जंगल में जाकर बाघिन गायब हो गई थी वो करीब 40 वर्ग गज में फैला हुआ था और वो बंदरों की नज़रों में आए बिना वहाँ से कहीं और नहीं जा सकती थी। तो हमने वहीं पर रुकने का फ़ैसला किया और आराम से बैठकर सिगरेट सुलगाई और पीने लगा। सिगरेट पीने के दौरान हमारे कान आसपास होने वाली हर आवाज़ और हलचल पर लगे हुए थे, मगर कोई ख़ास बात नहीं हुई। फिर हम लोगों ने लाश के पास किसी पेड़ पर मचान बांधने का फ़ैसला किया, ताकि अगर बाघिन लाश पर दोबारा आए तो हम उसे अपनी बंदूक का निशाना बना दें। मगर हमारे पास मचान बनाने का सामान नहीं था और हमें सामान लाने के लिए गांव जाना था। अब अगर हम सब गांव वापस जाते तो हो सकता था कि बाघिन इस बीच शिकार को उठाकर वहां से चली जाती, क्योंकि जब वो एक पूरे इंसान को उठाकर ले जा रही थी तब भी उसको ट्रैक करना मुश्किल था। अब तो वो इंसान बस कुछ मांस के टुकड़ों की सूरत में ही बचा था, जिसे उठाकर ले जाना बिल्कुल आसान था। और वो हमारी मौजूदगी से परेशान भी थी, तो हो सकता था कि वो हमसे मीलों दूर चली जाती और फिर हम उसको कभी नहीं मार पाते। इसीलिए ज़रूरी था कि हम में से एक यहीं रुकता और बाकी 2 लोग सामान लेने जाते। तो मैंने वहीं पर रुकने का फ़ैसला किया और एबर्टसन और तिवारी गांव की तरफ चल दिए। और मैं लाश के करीब एक छोटे पेड़ पर चढ़ गया। ये पेड़ 4 फीट ऊपर जाकर 2 हिस्सों में बँट गया था। मैंने इसके एक हिस्से पर बैठकर अपने पैर दूसरे हिस्से पर जमा दिए ताकि बैलेंस बना रहे। अब मेरी ऊंचाई इतनी थी कि अगर बाघिन लाश की तरफ आती तो मुझे दूर से ही दिखाई पड़ जाती, और अगर वो सीधे मुझ पर हमला करने की कोशिश करती तब भी हमारे पास इतना समय होता कि मैं उसे आसानी से गोली मार देता। एबर्सन को गांव की तरफ गए हुए अभी लगभग 20 मिनट गुजरे थे कि मैंने एक छोटी चट्टान को आगे की तरफ झुकते हुए देखा, और फिर फ़ौरन ही वो चट्टान पीछे की तरफ वापस अपनी जगह पर पहुंच गई। इसका मतलब ये था कि बाघिन ने उस पर अपना वज़न डाला था, जिसकी वजह से वो झुक गई थी। और फिर जब उसने देखा कि चट्टान आगे की तरफ झुक रही है तो उसने अपना पैर हटा लिया। चट्टान के खसकने की यह आवाज़ मेरी बाईं तरफ से लगभग 20 गज की दूरी से आई थी, और यही बस एक ऐसी दिशा थी जिधर मैं आसानी के साथ गोली चला सकता था। फिर धीरे धीरे मिनट दर मिनट समय गुजरता रहा, और इस गुजरते वक्त ने मेरी आशाओं और उम्मीदों को उन बुलंदियों से नीचे की तरफ खींच लिया जहां तक वो पहुंच गई थी। और फिर जब मेरे शरीर की नसों पर तनाव और भारी राइफ़ल का वज़न मेरे लिए परेशानी बढ़ा रहा था कि तभी मैंने पहाड़ी के ऊपरी किनारे से एक आवाज़ सुनी। ये एक और सबूत था कि कोई बाघ अगर चाहे तो किस तरह चुपचाप पूरे जंगल में घूम सकता है। उसने जो आवाज़ निकाली थी उससे हमें उसकी लोकेशन का ठीक ठीक अंदाज़ा हो गया था। अब मैंने अपनी निगाहें उसी दिशा में लगा दी। अचानक वो मेरे सामने आ गई और मैं पूरी तरह सावधान हो गया। फिर कुछ पल वो खड़ी मुझे घूरती रही, और इससे पहले कि मैं कुछ करने के बारे में सोचता वो फिर झाड़ियों में घुसकर वहाँ से रफूचक्कर हो गई। इसके बाद मैंने राइफ़ल को अपने कंधे से उतार कर अपने घुटनों पर रखा। जब एकदम से नसों पर से तनाव कम हो जाता है तो ऐंठन होने के साथ साथ मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और वो राहत के लिए ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगती हैं। खैर, फिर बाघिन की कोई और आवाज़ ना सुनाई दी, और फिर 1-2 घंटे बाद मुझे आइबर्टसन के लौटने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं आज तक जितने भी लोगों के साथ शिकार पर गया हूँ उनमें से मिस्टर एबर्टसन सबसे बेहतरीन आदमी हैं, क्योंकि ना सिर्फ उनका दिल शेर जैसा है बल्कि वो हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। वो बिल्कुल निस्वार्थ आदमी हैं जो बंदूक भी रखता है। एबर्टसन मचान का सामान लाने गए थे, मगर जब वापस लौटे तो अपने साथ कंबल, तकिए, गर्मा गर्म चाय और दोपहर का भोजन भी लाए थे। और फिर जब हम खा पीकर लाश की तरफ मुँह किए बैठे आराम कर रहे थे, इस दौरान एबर्टसन ने बाघिन का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक आदमी को वहाँ से 40 गज दूर एक पेड़ पर बैठा दिया था, और ख़ुद रस्सी लेकर मचान बनाने के लिए लाश के सामने पड़ने वाले पेड़ पर चढ़ गए। जब मचान तैयार हो गया तब एबर्टसन पेड़ से उतरे और उन्होंने उस लाश के सारे टुकड़े इकट्ठा करके रस्सी की मदद से एक पेड़ के साथ बांध दिए, ताकि आदमखोर उसे उठाकर भाग न सके। ये सब होते होते शाम होने लगी और सूरज डूबने लगा। इस घने जंगल में रात के शुरुआती 2 घंटे घुप अंधेरे में बीतने वाले थे।
खैर मैंने अपनी आखिरी सिगरेट पी और इसके बाद मैं मचान पर चढ़ गया और ख़ुद को अच्छी तरह एडजस्ट कर लिया। इसके बाद एबर्टसन ने अपने आदमियों को साथ लिया और थाक से अपनी पत्नी को लेने और फिर वहाँ से सैम में अपने कैंप जाने के लिए हमसे विदा ली। अभी ये लोग बस हमारी नज़रों से ओझल ही हुए थे। हालांकि उनके चलने की आवाज़ें हमें अभी भी सुनाई दे रही थीं कि मैंने एक भारी शरीर वाले जानवर के पत्तों पर चलने की आवाज़ सुनी और ठीक उसी समय एक बंदर जो इतनी देर से खामोश था और जिसे मैं दूर एक पेड़ पर बैठा देख सकता था, ब्लैकबेरी के जंगल से चीख पुकार मचाने लगा। अब मुझे अपनी किस्मत पर काफ़ी खुशी हुई क्योंकि बागिन को भटकाने के लिए हमने जो आदमी पेड़ पर चढ़ाया था, हमारी वो चाल कामयाबी की तरफ जाती दिख रही थी। फिर एक तनाव से भरा हुआ मिनट बीता, फिर दूसरा, तीसरा। फिर उस पहाड़ी से जहाँ मैं चट्टान के ऊपर चढ़ा था, एक काकड़ ज़ोर ज़ोर से चीखता हुआ मेरी तरफ आया। मैं फ़ौरन समझ गया कि बागिन अब इस शिकार पर ना आकर एबर्टसन के पीछे चली गई है। ये समझते ही मेरी चिंता बढ़ गई क्योंकि ये बिल्कुल साफ था कि उसने अब इस शिकार को छोड़ दिया है और अब वो दोबारा यहाँ आने वाली नहीं है और अब वो एक नए शिकार की फ़िराक में एबर्टसन के पीछे गई है। यहाँ से जाने से पहले एबर्टसन ने हमसे हर सावधानी बरतने का वादा किया था, मगर काकड़ के चीखने की आवाज़ सुनकर संभव था कि वो ये समझ लें कि आदमखोर उस आदमी की लाश के आसपास ही घूम रही है और अगर उन्होंने सावधानी से काम ना लिया तो आदमखोर को मौका मिल जाएगा। मेरे लिए आगे के 10 मिनट बहुत मुश्किल गुजरे। इसके बाद मुझे एक दूसरे काकड़ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। इसका मतलब ये था कि बागिन थाक गांव की दिशा में अभी भी एबर्टसन का पीछा कर रही थी, लेकिन थाक गांव की तरफ का इलाका ज़्यादा खुला था और वहाँ पर ज़्यादा घना जंगल नहीं था, इसीलिए एबर्टसन और उनके आदमियों पर बागिन के हमले के चांस ज़्यादा नहीं थे। मगर उन लोगों के लिए ख़तरा अभी भी टला नहीं था क्योंकि सैम में कैंप तक पहुँचने के लिए उन्हें थाक से और 2 मील आगे घने जंगल में से गुज़रना था। मैं सोच रहा था कि कहीं वो मेरी गोली का धमाका सुनने के लिए सूर्यास्त तक थाक गांव में ही ना रुक जाएं और अगर वो शाम ढलने के बाद थाक गांव से सैम की तरफ निकलते हैं तो इसमें बागिन के हमले का बहुत ज़्यादा ख़तरा मौजूद था। खैर जिस बात का मुझे डर था वैसा ही हुआ और एबर्टसन शाम तक थाक गांव में ही रुके रहे। इसके बाद वो सैम के लिए निकल पड़े। एबर्टसन बहुत समझदार आदमी थे और उन्होंने ख़तरे को अच्छी तरह भांप लिया था, तो उन्होंने अपने सारे आदमियों को एक दूसरे के आसपास रहकर चलने को कहा और सही सलामत सैम पहुंच गए। हालांकि इस दौरान बागिन ने पूरे रास्ते उनका पीछा किया था और ये बात हमें दूसरे दिन सुबह उसके पगमार्ग देखने से पता चली। इधर काकड़ और सांबर के चीखने की आवाज़ों से हमें आदमखोर की पोजीशन का पता चल रहा था। सूरज डूबने के 1 घंटे बाद वो हमसे 2 मील दूर घाटी के निचले हिस्से में कहीं पर थी। अभी पूरी रात बाकी थी। हालांकि उसके इस लाश पर वापस लौटने का लाखों में से बस एक ही चांस था, लेकिन मैंने इस मौके को भी ना गंवाने का पक्का फ़ैसला कर लिया। उस रात सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो मैंने अपने चारों तरफ एक कंबल अच्छी तरह लपेट लिया ताकि मैं आराम से घंटों बैठा रह सकूं। मैं शाम 4 बजे मचान पर जाकर बैठा था और फिर 6 घंटे गुजर जाने के बाद 10 बजे मुझे ऐसा लगा कि 2 जानवर पहाड़ी से नीचे मेरी तरफ ही आ रहे हैं। मैं जिस पेड़ पर बैठा था उसके नीचे घना अंधेरा था, तो वो हमें दिखाई नहीं दिए, मगर जब वो लाश के पास पहुँचे तो हमें पता चला कि वो 2 शाही यानी पारकुपाइन थीं। उनके कांटे आपस में रगड़ने से खड़खड़ा रहे थे। फिर उन्होंने एक अजीब सी तेज़ आवाज़ निकाली जो सिर्फ शाही ही निकाल सकती है। फिर उन्होंने लाश के कई चक्कर लगाए और वहाँ से रफू चक्कर हो गई। इसके बाद 1 घंटा और सन्नाटे में बीत गया और अब चांद ने कुछ देर के लिए अपनी सूरत दिखाई। उसी समय मैंने घाटी में किसी जानवर के चलने की आवाज़ सुनी। वो पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था और फिर जैसे ही वो लाश से होकर बहने वाली हवा के संपर्क में आया तो वो फ़ौरन रुक गया और कुछ देर ठहरने के बाद सावधानी के साथ पहाड़ी के ऊपर आ गया। अभी वो लाश से कुछ दूर ही था कि मैंने उसे हवा में सूंघते हुए देखा। वो एक भालू था और खून की गंध उसे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन यह इंसानी खून की गंध थी जो उसे कुछ परेशान कर रही थी।
भालू की नाक और उसके सूंघने की ताकत जंगल में रहने वाले सभी जानवरों की तुलना में सबसे तेज़ होती है। उसने भालू को बता दिया था कि ये लाश एक टाइगर की प्रॉपर्टी है, मगर हिमालयन भालू जो किसी से नहीं डरता है, उसके लिए ये कोई बात ही नहीं थी। मैंने कई मौक़ों पर देखा है कि भालू टाइगर से उसका शिकार छीन कर उसे भगा देता है, मगर यहाँ पर बात दूसरी थी। ये गंध एक इंसान के खून की थी जो टाइगर की गंध के साथ मिलकर आ रही थी। फिर समतल ज़मीन पर आने के बाद भालू लाश से कुछ दूर कूबड़ बनाकर बैठ गया, और जब उसे यकीन हो गया कि इस इंसानी गंध से उसे कोई ख़तरा नहीं है, तो वो सीधा खड़ा हो गया और अपना सर घुमाकर उसने एक लंबी चीख मारी। ऐसा लगता था जैसे वो अपने साथी को बुला रहा हो। उसके चीखने की आवाज़ पूरी घाटी में गूंज रही थी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो लाश के पास पहुंच गया और अपनी थूथनी से उसे सूंघने लगा। मैंने फ़ौरन अपनी राइफ़ल की नाल उसकी तरफ घुमा दी। मुझे हिमालयन भालू के द्वारा किसी इंसान को मार कर खा लेने की बस एक ही घटना याद पड़ती है। उस घटना में घास काट रही एक औरत एक पहाड़ी चट्टान से गिरकर मर गई थी, और एक भालू ने उसका कटा पटा शव पड़ा हुआ पाया और उसे उठाकर दूर ले गया, और उसने अपने पेट की आग बुझाई। हालांकि यह भालू जिस पर मैं निशाना साधे बैठा था वो इस तरीके का नहीं था। इसने लाश को सूंघा और फिर वो लाश को छोड़कर पश्चिम की तरफ चल दिया। उसके जाने की आवाज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गईं। एक बार फिर चारों तरफ सन्नाटा पसर गया, और फिर इसी तरह सुबह हो गई। सुबह सूरज निकलने के साथ ही एबर्टसन वहां आ गए। उनके साथ मरने वाले आदमी का भाई और दूसरे सगे संबंधी भी आए थे, जिन्होंने बहुत ही श्रद्धापूर्वक मरने वाले के अवशेषों को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा और पेड़ की 2 टहनियों और रस्सी से बनी अर्थी पर रखकर नदी किनारे बने शमशान की तरफ चल पड़े। और ये सब देखकर मैं काफ़ी दुखी था। खैर, क्योंकि पिछले 14 घंटे मैंने सर्दी में बिताए थे, तो मेरा सारा शरीर थकन और सर्दी के प्रभाव से टूट रहा था। लेकिन एबर्टसन अपने साथ गर्मा गर्म चाय और खाने का जो सामान लाए थे, उसे खा पी कर मैं कुछ तरोताज़ा महसूस करने लगा। 27 तारीख शाम को चूका गांव तक एबर्टसन का पीछा करने के बाद बाघिन रात को किसी समय कैंप के पीछे झाड़ीदार जंगल से होते हुए लाधिया नदी को पार करके दूसरी तरफ चली गई थी। इन झाड़ियों के बीच से एक रास्ता गुजरता था जिसका इस्तेमाल लाधिया घाटी के ग्रामीण करते थे, मगर जब आदमखोर का प्रकोप बढ़ गया तो ग्रामीणों ने इस रास्ते का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। 28 तारीख को 2 डाक रनर जो एबर्टसन की डाक लेकर कैंप आए थे, उन्हें वापस जाने में देर हो गई, तो उन्होंने समय बचाने के लिए उसी रास्ते से जाने का फ़ैसला किया। उनकी खुशकिस्मती, उनमें से जो डाक रनर आगे चल रहा था वो बहुत सतर्क था। कुछ आगे जाने पर उसने देखा कि एक टाइग्रेस झाड़ियों से गुजर रही है। झाड़ियों से निकलकर वो बाघिन उसी रास्ते पर लेट गई। अब ये दोनों डाकिये चुपचाप वहाँ से मुड़े और सरपट अपनी जान लेकर कैंप की तरफ वापस भागे। एबर्टसन और मैं बस अभी थाक से कैंप लौटे ही थे कि ये दोनों डाकिये हमारे कैंप में घुस आए और हमको सारी घटना सुनाई। हमने फ़ौरन ही वहाँ जाने का फ़ैसला किया और राइफ़लें वगैरह चेक करके हम घटना स्थल की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुंचकर हमें झाड़ियों के आसपास और सड़क पर बाघिन के पगमार्क दिखाई दिए। उसने कुछ दूर इन आदमियों का पीछा भी किया था, लेकिन बाघिन हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी। हालांकि एक तरफ जहाँ झाड़ियाँ बहुत घनी थीं, हमने कुछ हलचल देखी और एक जानवर के वहाँ से दूर जाने की आवाज़ें भी सुनी, मगर हमारे लिए ये कह पाना मुश्किल था कि वो बाघिन थी या कुछ और। खैर, फिर हमने वो दिन कैंप में आराम करने में बिताया। तो दोस्तों, ये स्टोरी का एक पार्ट पूरा हुआ और जल्दी ही आपके सामने दूसरा पार्ट लेकर हाजिर होंगे। क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है, फिर भी मैंने इसमें थोड़ा शॉर्ट किया है स्टोरी को। तो चलिए, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। जय भारत, जय हिंद।